प्लासी का युद्ध नहीं मैं बंगाल प्लासी का युद्ध लास्ट हेडिंग है ब्लैक होल की घटना प्राचीन है भारत वाला मैंने स्टार्ट किया था 4 से हमारे पास 3 पड़े हैं कल कोचिंग थी कितने का नहीं मुझे लगा मैं तो गाना बोल रहे हो आज चेक सही है यार अपने काम पे क्या रखते ज्यादा है बंगाल का नवाब कौन था सिराजुद्दौला और सिराजुद्दौला का में कौन सी घटना हुई थी ब्लैक होल की घटना 1756 में हुई थी और अब कौन पड़ गई प्लासी का युद्ध प्लासी का युद्ध प्लासी का युद्ध कहाँ पर हुआ था किसके बीच हुआ अभी राजा बंगाल का कौन था प्लासी का युद्ध सिराजुद्दौला बंगाल का नवाब और किसके बीच हुआ था अंग्रेजों के बीच अंग्रेज गवर्नर कौन था उसमें रॉबर्ट क्लाइव पहला कौन था रॉबर्ट क्लाइव ने को प्लासी का युद्ध जो नहीं पढ़ रहे हो प्लासी का युद्ध 1757 में आपका प्लासी का युद्ध हुआ था 1757 में बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला और अंग्रेज कौन था रॉबर्ट क्लाइव प्लासी का युद्ध 1757 में सिराजुद्दौला कौन था सिराजुद्दौला बंगाल का नवाब और अंग्रेज कौन था रॉबर्ट क्लाइव सिराजुद्दौला का सेनापति मीर जाफर सिराजुद्दौला का सेनापति मीर जाफर अंग्रेजों से मिल गया सिराजुद्दौला का सेनापति मीर जाफर अंग्रेजों से मिल गया इस कारण सिराजुद्दौला की हार हुई इस कारण सिराजुद्दौला की हार हुई बंगाल का अगला नवाब मीर जाफर बना बंगाल का अगला नवाब मीर जाफर बना इसीलिए मिलाई था अंग्रेजों ने इसको पट्टी पढ़ाई थी कि तुम अगर हमारे साइड हो जाओगे तो बंगाल का अगला नवाब हम आपको लेकिन बंगाल के नवाब ने से कोई फायदा नहीं मिला थी इससे और नुकसान हो गया ये दुखी हो गया अंग्रेजों से इसलिए खुद कह दिया कि मैं बंगाल का नवाब नहीं बनूंगा क्योंकि इसे सब कुछ अपनी मर्जी से कुछ नहीं करने दिया अंग्रेज सब कुछ अपनी मर्जी से करा रहे जो भी करना है किसकी मर्जी से करोगे अंग्रेजों की मर्जी वरना उन्होंने कहा आपको भी हटा दिया अगर मेरी मर्जी से काम नहीं करोगे तो तुम्हें भी हटा दिया जाएगा बनाया किसने हमने तो बनाया सारा काम अपना अंग्रेज करवाया थे उसने क्या मैं आप गद्दी पर इसने नवाब के पद से भी त्याग दे दिया
और देखो बक्सर का युद्ध, कौन सा युद्ध है? बक्सर का युद्ध। बक्सर का युद्ध 1764 किसके बीच हुआ था? ये हुआ था उसके साथ में बात हो गई तो बताया था मैंने। देखो इस समय बंगाल का नवाब मीर कासिम था। इस समय बंगाल का नवाब कौन था? मीर कासिम। मीर जाफर है वो उसमें अपने आप से ऊपर से हट जाते हैं। मैं दे दूंगा कौन था? मीर कासिम। ये कौन है? बंगाल का नवाब। और कौन सा में था? अवध का नवाब। अवध का नवाब शुजाउद्दौला। वो सिराजुद्दौला है क्या? शुजाउद्दौला वो सिराजुद्दौला। और कौन थे? मुगल शासक। मुगल शासक शाह आलम दुर्जी। तीन सेना एक तरफ से थी। कौन था? बंगाल का नवाब मीर कासिम। ये परेशान था अंग्रेजों से, इसलिए किसके पास गया? मुगल शासक शाह आलम के पास। इससे कहा था कि आप भी इसमें शामिल हो, क्योंकि आप हमारे साथ लड़ेंगे तो आपको भी अंग्रेजों से आगे दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि अंग्रेज अभी हमें दुखी कर रहा है बंगाल में, आगे चलकर आपको भी नुकसान पहुंचाएंगे, परेशान करेगा। इनकी भी समझ में आ गई, ये भी शामिल हो गए। अवध के नवाब को इसमें ये समझा दिया। तीनों संयुक्त सेना मिलकर किसे हराने चली थी? अंग्रेजों। बंगाल के नवाब मीर कासिम, अवध के नवाब शुजाउद्दौला, मुगल शासक शाह आलम और अंग्रेजों के बीच युद्ध हुआ। और अंग्रेजों के बीच युद्ध हुआ। इसमें भी अंग्रेज जीत गए। इसमें भी अंग्रेज जीत गए। इस समय जो अंग्रेज था वो कौन था? हेक्टर मुनरो। अंग्रेजों की तरफ से कौन आ रहा था? हेक्टर मुनरो। बक्सर के युद्ध में सीधे पूछेगा, बक्सर के युद्ध के समय अंग्रेजों की तरफ से कौन आ रहा था? तो हेक्टर मुनरो। यह युद्ध इलाहाबाद की संधि कब हुई थी? 1765 में। यह युद्ध इलाहाबाद की संधि से समाप्त हुआ। यह युद्ध इलाहाबाद की संधि 1765 में समाप्त हुआ। मीर कासिम को इसमें मारा गया। बचे कौन? मुगल शासक शाह आलम और अवध के नवाब शुजाउद्दौला। इनसे अंग्रेजों ने संधि कर ली। इनसे बहुत सारे पैसे भी वसूले गए थे और कुछ क्षेत्र इनसे दे दिए गए थे अंग्रेजों ने। अब दो क्वेश्चन है यहाँ। बक्सर का युद्ध कब हुआ? 1764। इलाहाबाद की संधि कब हुई? 1765। प्लासी का युद्ध कब हुआ? 1757। बांडीवास का युद्ध कब हुआ? 1707। अंग्रेज और फ्रांसीसियों के बीच। बेदरा का युद्ध कब हुआ? 1759। ये सब याद होगी युद्ध। ये लोग पहले कभी नाम से लगा रहे थे, तब भी आपको पता हो। बलदायक पूछ में तब भी आपको पता हो। और किसके बीच हुए? एक ऑनलाइन इलाहाबाद की संधि के समय, इलाहाबाद की संधि के समय
अंग्रेज गवर्नर रॉबर्ट क्लाइव था। ये एक बार चला गया ना, दोबारा फिर से आ गया। इलाहाबाद की संधि के समय अंग्रेज गवर्नर रॉबर्ट क्लाइव था। रॉबर्ट क्लाइव था। क्लाइव ये लिखा हुआ है। रॉबर्ट क्लाइव ये बंगाल के नवाब जो बताए थे मैंने, इनसे जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो बता दें। एक और लिखो, इजी का नोट रख लो। अवध के पहले नवाब सआदत खान। ये क्या थे? अवध के पहले नवाब। पहले नवाब पूछा बंगाल के पहले नवाब कौन है? बंगाल के पहले नवाब मुर्शिद कुली खां। बंगाल के पहले नवाब कौन है? मुर्शिद कुली खां। और अवध के पहले नवाब सआदत खान। पहले नवाब से क्वेश्चन पूछा जाता है, यदि आपको पता हो। अब मैं पढ़ाऊंगी जैसे आपका जो आधुनिक भारत है उसमें जो टॉपिक है, सबसे ज्यादा आपसे क्वेश्चन और पूछे तो एक को आंदोलन से पूछे जाते हैं, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन से पढ़ाऊंगी। दूसरा मुर्शिद कुली खां। राष्ट्रीय आंदोलन में पढ़ाऊंगी, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का आपका चैप्टर चलेगा पूरा 2-3 दिन का। अभी पहले पढ़ा दूं जो अंग्रेज गवर्नर थे, वहां से बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं अंग्रेज गवर्नर से। जैसे कभी पूछा है रेल के जनक कौन गवर्नर थे? लॉर्ड डलहौजी। या पूछे भारत में सबसे पहले रेल किसने समझ ली? लॉर्ड डलहौजी। भारत में पहली बार जनगणना कब हुई? भारत की पहली जनगणना 1872 में। किसके काल में? लॉर्ड मेयो। तो गुजरात भारत में पहली नियमित जनगणना 1881 में। किसके समय में? लॉर्ड रिपन। कौन था? लॉर्ड रिपन। इस तरह जो क्वेश्चन पूछे जाते वो मैं आपको एक तरफ बता दूंगी। जैसे और क्वेश्चन पूछे जाएंगे, बंगाल के पहले अंग्रेज गवर्नर कौन थे? रॉबर्ट क्लाइव। बंगाल के पहले अंग्रेज गवर्नर जनरल कौन थे? तो वॉरेन हास्टिंग। ये अलग अलग क्वेश्चन है। तो पूछेगा भारत के पहले गवर्नर जनरल, तो विलियम बेंटिंग। भारत के पहले वायसराय, तो लॉर्ड कैनिंग। तो पूछेगा स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल अंग्रेज, तो लॉर्ड माउंटबेटन। पहले भारतीय गवर्नर जनरल, तो सी राजगोपालाचारी। जो इस तरह के क्वेश्चन है ये मैं आपको कराने वाली हूँ। कितने गवर्नर से क्वेश्चन है। जैसे और भी क्वेश्चन, सहायक संधि किस गवर्नर ने शुरू की? तो लॉर्ड वेलेस्ली। राज हड़प नीति, तो डलहौजी। ये सारे नाम आपको याद, अंग्रेजी नाम है, इनको सब याद होंगे। उसे कहूँगी सब याद हो जाए जितने नाम है। और ज्यादा क्वेश्चन इसी टाइप में 2-3 क्वेश्चन हर गवर्नर से आगे पूछेंगे। और में भारत के गवर्नर जनरल, भारत के अंग्रेज गवर्नर जनरल। ये तो वहीं से डर लगा है, मैं तो बोल रही हूँ। अब देखो
क्लाइव, रॉबर्ट क्लाइव भारत के गवर्नर जनरल हेडिंग है, उसमें जो पहली हेडिंग है कौन सी है? रॉबर्ट क्लाइव। यह है बंगाल के पहले गवर्नर थे। यह है बंगाल के पहले गवर्नर थे। गवर्नर यहाँ लिखा था, सिर्फ गवर्नर। अभी क्या बोला है? बंगाल के पहले गवर्नर थे। दूसरा क्वेश्चन, इसके समय प्लासी का युद्ध हुआ। इसके समय प्लासी का युद्ध हुआ और इलाहाबाद की संधि हुई। इसके समय प्लासी का युद्ध हुआ और इसके समय प्लासी का युद्ध हुआ और इलाहाबाद की संधि। बंगाल में द्वैध शासन शुरू किया। बंगाल में द्वैध शासन शुरू किया। बंगाल में द्वैध शासन शुरू किया। द्वैध शासन क्या था? दोहरी रीति। ये क्या कर रहे थे? व्यापार को कर रहे थे, इन्हें क्या है राजनीति पे शुरू कर दी। यहाँ पर राजनीति जो था, फिर प्रशासन था, उसमें भी इन्हें हाथ से करना शुरू कर दिया। वहाँ के दोहरी रीति द्वैध शासन बंगाल में किसने शुरू किया है? रॉबर्ट क्लाइव। ये एक ऐसा मतलब बहुत क्या था, चालाक था। ये चालाक कौमी भी कहा गया है और ये बहुत टैलेंटेड था। इसी की देन से अंग्रेजों ने भारत को कब्जा कर लिया। सबसे पहले इसने प्लासी का युद्ध जितवाया था। दूसरा देखो, दूसरा नाम था वॉरेन हास्टिंग। दूसरा नाम क्या है? वॉरेन हेस्टिंग्स। लॉर्ड क्या गया? लॉर्ड सब क्या गया था? लॉर्ड रॉबर्ट क्लाइव, लॉर्ड वॉरेन हेस्टिंग्स। जैसे कर ना कोई ज्यादा अंग्रेजी बोल रहे बड़े लाडशाह बन रहे। लॉर्ड क्या थी? अंग्रेजों की उपाधि थी, बड़े लाडशाह बन रहे। जैसे कुछ इस तरह से हम बोले कि तुरंत आपको टोक दिया जाएगा। क्यों टोक दिया जाता है? क्योंकि इनकी उपाधि थी लॉर्ड वॉरेन हेस्टिंग्स, लॉर्ड रॉबर्ट क्लाइव। मैंने लॉर्ड लगाया है तो ये सेकंड थे। इसे और भी थे, सब नहीं पढ़ाऊंगी। ये तो 60-70 हाँ जिनसे क्वेश्चन पूछे वो पढ़ा दो। बीच में क्या छोड़ दिया तो क्वेश्चन नहीं। यह बंगाल के पहले गवर्नर जनरल। बंगाल के पहले गवर्नर जनरल। ऊपर ये कहते हैं गवर्नर, अभी क्या बनना है? पद बढ़ा दिया गया। ये बंगाल के पहले गवर्नर जनरल हैं। दोनों में अंतर समझे, क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं। वो गवर्नर से ये गवर्नर बंगाल के लिए, तो भारत के लिए बने कहाँ के? बंगाल। दूसरे रेगुलेटिंग एक्ट। इनके समय में आया था रेगुलेटिंग एक्ट 1773 में आया। वॉरेन हेस्टिंग्स के समय रेगुलेटिंग एक्ट 1773 में आया। दोनों क्वेश्चन पूछिएगा। मेरा रेगुलेटिंग एक्ट किस गवर्नर जनरल के समय में आया था? वॉरेन हेस्टिंग्स। कब आया था? 1773। दूसरी तरफ इसी एक्ट के तहत, रेगुलेटिंग एक्ट है, इसी एक्ट के तहत
पहला भारत में पहला उच्च न्यायालय बनाया गया। इसी एक्ट के तहत भारत में पहला उच्च न्यायालय बनाया गया। कहाँ बनाया गया? 1774 में कलकत्ता में बनाया गया। 1774 में कलकत्ता में बनाया गया। भारत में पहली बार उच्च न्यायालय कब बनाया गया? 1774 में। किस एक्ट के तहत? रेगुलेटरी एक्ट के तहत। किसके समय? तो वॉरेन हास्टिंग्स के समय। कहाँ बनाया गया? तो कलकत्ता में बनाया गया। कब बनाया गया? देखिए कॉलम। इस उच्च न्यायालय के पहले मुख्य न्यायाधीश इलियास इम्पे थे। इलियास इम्पे थे। इस उच्च न्यायालय के पहले मुख्य न्यायाधीश कौन थे? इलियास इम्पे। उसमें कितने जजेस थे? जजेस तो उसमें एक ही था उस समय जब बना था। इनके साथ 3 और अन्य न्यायाधीश थे। पेड़ में पूछा गया था 22 थे उस समय। इसमें घर बैठे कितने जजेस थे जो पहले जो कलकत्ता में उच्च न्यायालय बना था उसमें। सुप्रीम कोर्ट की बात कर रहे हैं, ये हाई कोर्ट है। हाँ वो जो पहले बना था, ये पहले बना था। ये हाई कोर्ट था, ये उच्च न्यायालय नहीं था। उसमें कोई सुप्रीम कोर्ट नहीं था, एक ही बना था। इसे उच्च न्यायालय बोला गया। ऐसे क्या बोला हो सकता है कल जो पढ़ा जाता है। एक जो थे में इलियास इम्पे थे, 3 अन्य न्यायाधीश थे, 4 लोग। क्योंकि इस समय है कौन? अब इस समय कितने सुप्रीम कोर्ट में? 34 न्यायाधीश। हाँ कितने? 34। और जब बना था सुप्रीम कोर्ट तो उस समय थे 7 मुख्य न्यायाधीश को मिलाकर। तो इसमें मुश्किल 22, बहुत कम संभावना है कि 22 हो। 4 लोग थे, मुख्य न्यायाधीश और 3 अन्य न्यायाधीश। बाकी अगर आपका क्वेश्चन सही हुआ तो एक बार चेक कर लूंगा। तीसरे देखो, इसका एक और क्वेश्चन है। इसका जो क्वेश्चन और है, इसके समय में 1784 में एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना। एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना विलियम जोन्स ने की। विलियम 3 क्वेश्चन। अगर क्या था 1784 में एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना किसने की है? विलियम जोन्स। अब क्वेश्चन पूछा है एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना किस गवर्नर जनरल के समय हुई? तो वॉरेन हास्टिंग के समय। किसने की है? तो विलियम जोन्स ने की है। कब की है? तो 1784। आप क्वेश्चन पेपर उठा के देखिए, हर तरह से क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है एशियाटिक सोसाइटी। एक और क्वेश्चन निकलते हैं। भारत में पहली बार मदरसा बनवाया गया। मदरसा बनवाया गया। पहली बार मदरसा बनाया गया। सही है। इतने क्वेश्चन। एक क्वेश्चन आपको इस तरह पूछा है कि
बंगाल के गवर्नर से बंगाल का गवर्नर जनरल किस एक्ट के तहत रह गया? तो रेगुलेटिंग एक्ट के तहत रह गया। अभी इस तरह से क्वेश्चन पूछे कि बंगाल के गवर्नर से बंगाल का गवर्नर जनरल किस एक्ट के तहत रह गया था? रेगुलेटिंग एक्ट के तहत। अभी तो तीसरा लॉर्ड कॉर्नवालिस इनसे कोई फेमस क्वेश्चन बता। लॉर्ड ये बादशाह क्या होता है? हम इस्लाम धर्म की शिक्षा दी जाती है। मुस्लिम की जो अपनी धर्म को की शिक्षा दी जाती है वो क्या होती है? लॉर्ड कॉर्नवालिस स्थायी बंदोबस्त व्यवस्था शुरू की थी। स्थायी बंदोबस्त व्यवस्था शुरू की। स्थायी बंदोबस्त व्यवस्था क्या था? जो जिम्मेदार थे उनसे ये कैसे जिम्मेदार थे जैसे किसान थे, किसानों पर एक बड़े रखे जिम्मेदार बना दिया गया। वो यहाँ से कर वसूली करेंगे, पैसे वसूल और ये देंगे कौन? क्या थी? स्थायी बंदोबस्त व्यवस्था। जो उत्तर भारत में थी ये पूजा ये उत्तर भारत में इसके समय में तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध, तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध ये क्या था? तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध क्या था? जो कहते आंग्ल का क्या? अंग्रेज और मैसूर शासक था टीपू सुल्तान। एक हैदर अली था। जो दो युद्ध हुए थे, चार युद्ध हुए, आंग्ल मैसूर युद्ध। अंग्रेजों के मैसूर के साथ 4 युद्ध हुए थे। 2 में हैदर अली था, 2 में क्या था? टीपू सुल्तान। जो तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ था इसमें कौन था? टीपू सुल्तान। ये तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ। इस समय मैसूर का शासक टीपू सुल्तान था। इस समय मैसूर का शासक क्या था? टीपू सुल्तान। कब हुआ था? 1793। कौन था? टीपू सुल्तान। मैंने पहले कहा था, पहले ये क्या करते थे? युद्ध करते थे और जब पता लगता था कि वहां रहे तुरंत संधि कर ली इन्होंने। कौन सी संधि हुई थी? श्रीरंगपट्टनम की संधि से समाप्त हुआ यह युद्ध। श्रीरंगपट्टनम की संधि से समाप्त हुआ। सीधे पूछो आप, श्रीरंगपट्टनम की संधि किसके बीच हुई? टीपू सुल्तान और कॉर्नवालिस की। श्रीरंगपट्टनम की संधि से कौन सा युद्ध समाप्त हुआ? तो तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध। या श्रीरंगपट्टनम की संधि के समय अंग्रेज गवर्नर कौन था? तो कॉर्नवालिस। लॉर्ड कॉर्नवालिस से एक और क्वेश्चन सबसे फेमस बता सकता है कि ऐसा कौन सा गवर्नर जनरल है जिसकी समाधि भारत में है? लॉर्ड कॉर्नवालिस। इसकी समाधि किसकी? लॉर्ड कॉर्नवालिस की समाधि गाजीपुर समाधि गाजीपुर ना यूपी में है। कॉर्नवालिस की समाधि कहाँ है? गाजीपुर। इसे एक ही फिर क्वेश्चन ये पूछा था ज्यादा कि ऐसे कौन से अंग्रेज गवर्नर जनरल है जिनकी समाधि भारत में है? लॉर्ड कॉर्नवालिस।
चौथा लिखो लॉर्ड वेलेस्ली। सहायक संधि क्या था? भारत में इसने सहायक संधि शुरू की। इस समय पता कब नेपोलियन बोनापार्ट का आक्रमण होने वाला था या होने की संभावना थी, तो उसने यहाँ के शासक थे, भारतीय शासक, इनसे क्या कहा था? ऐसा है कि हम अपनी सेना तुम्हें देंगे, आपकी रक्षा करेगी, बस आप हमारी सेना का खर्चा देते हैं या खाने पीने का इंतजाम वो सब कर देना, बाकी हमारी सेना आपकी सुरक्षा करेगी। ये थी सहायक संधि। कुछ का सहायक संधि किसने शुरू की? इतने चालू थे, इन्हें सोचा कि हमारी जो सेना है उसका खर्चा कौन देगा? राजा खुद ही देगा। ठीक है, कोई युद्ध होगा तो क्या बचा लेंगे? भाग जाएंगे, पहले छोड़ दो सबसे पहले। लॉर्ड वेलेस्ली ने क्या सहायक संधि शुरू की? अगर सहायक संधि अपनाने वाला, सहायक संधि अपनाने वाला पहला राज्य हैदराबाद था। सहायक संधि अपनाने वाला पहला राज्य कौन था? हैदराबाद था। हैदराबाद में कौन थे? निजाम। दूसरा राज्य मैसूर। पहला ज्यादा पूछा, दूसरा भी लिख लो। पहला राज्य जिसने सहायक संधि अपनाई थी कौन था? हैदराबाद। दूसरा था मैसूर। मैसूर कर्नाटक में मैसूर जगह है। वही का थोड़ा सामने भी गाजीपुर लिखवाया था। ये यूपी में कहाँ पे पड़ता है? ये बिहार साइड में, बिहार से लगा, बिहार से लगने वाले जो यूपी के जिले हैं उसमें कौन सा? गाजीपुर भी। गाजीपुर वैसे तो ये तो यहाँ गाँव की तरह आपको मतलब एक जिला होता है। दूसरा मैसूर था। एक आपको चलो, यह अपने आप को बंगाल का शेर कहता था। यह अपने आप को बंगाल का शेर कहता था। शेर कहता था। यह अपने आप को बंगाल का शेर कहता था। और चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध। चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध। बड़े जड़ी के समय को 1799 नहीं, इन्हीं की बात पहले इसने अपने आप को बंगाल का शेर कहा। उसके आगे नेक्स्ट लाइन देखो, चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध 1799। लॉर्ड वेलेस्ली, इसमें टीपू सुल्तान मारा गया। इसमें टीपू सुल्तान मारा गया। हो गया।
मैसूर को कब्जा कर लिया अंग्रेजों। ये लोग मतलब पहले से इतना कमजोर कर देते, चार आम मैसूर युद्ध हुए धीरे धीरे। युद्ध करते फिर संधि कर लेते, फिर युद्ध करते फिर संधि कर लेते। जब ऐसा हमारे लगे फिर संधि कर लेते सामने ये मतलब जो समय में हुआ था, ये हुआ किसके साथ में था? टीपू सुल्तान। मैसूर का मतलब टीपू सुल्तान था और अगले कौन था? इन दोनों के बीच हुआ ये मारा गया, जिसमें टीपू सुल्तान मारा गया। लॉर्ड वेलेस्ली याद हो गया? पहले कौन थे? रॉबर्ट क्लाइव। पहले गवर्नर कौन थे बंगाल के? रॉबर्ट क्लाइव। इनके समय प्लासी का युद्ध 1757 में, इलाहाबाद की संधि 1765 में। बंगाल के पहले गवर्नर। द्वैत शासन बंगाल में किसने शुरू किया है? तो रॉबर्ट क्लाइव। 4 क्वेश्चन हो गए। वॉरेन हास्टिंग्स कहते बंगाल के पहले गवर्नर जनरल। रेगुलेटिंग एक्ट किसके समय आया था? तो वॉरेन हास्टिंग्स के समय। रेगुलेटिंग एक्ट जो है कब आया था? 1773 में आया था। इसी के तहत भारत में पहली बार उच्च न्यायालय बनाया गया 1774 में कलकत्ता। इसके मुख्य न्यायाधीश थे इलियास इम्पे। इलियास इम्पे थे। फिर क्वेश्चन था इनके समय पहली बार मदरसा बनाया गया। एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना 1784 में विलियम जोन्स ने की। इतने क्वेश्चन वॉरेन हास्टिंग्स के समय। फिर क्वेश्चन है फिर लॉर्ड कॉर्नवालिस। इन्हें क्या स्थायी बंदोबस्त व्यवस्था शुरू की? ये क्या थी? ये जमींदार जो जमीन थी किसान कर रहे हैं उनसे टैक्स या उसे कर ठीक है। जमींदार जो थे उन्हें लगा दिया गया था कि आप ऐसे किसानों से टैक्स लेते हैं। स्थायी बंदोबस्त व्यवस्था शुरू की। ये मतलब लगभग कितना टैक्स लेते होंगे? 60% लेते थे। 60 नहीं था, 50 अरे बहुत ले लेते हैं। 10/11 या तो ले लेते हैं। फिर उसके बाद में क्या है? इनकी समाधि कहाँ है? गाजीपुर। गाजीपुर कुंडा ये वाले को समझ में? गाजीपुर क्या है? बिहार से आने वाला यूपी का जिला है। और ये क्या है ना? चतुर्थ आंग मैसूर युद्ध 1799 इसमें क्या है? टीपू सुल्तान मारा गया है। और ये सहायक संधि शुरू की। सहायक संधि अपनाने वाला पहला राज्य कौन था? हैदराबाद। हैदराबाद में कौन थे? निजाम। बाकी क्या था? मैसूर युद्ध हुआ था, इसमें टीपू सुल्तान मारा गया। इससे क्वेश्चन लॉर्ड वेलेस्ली। लॉर्ड विलियम बेंटिक। लॉर्ड विलियम बेंटिक। लॉर्ड विलियम बेंटिक इनके बारे में कुछ होता है? सती प्रथा का हुआ। सती प्रथा का सबसे फेमस क्वेश्चन। और देखिए अभी बताया था मैंने। बंगाल के गवर्नर जनरल से भारत का गवर्नर जनरल बनाया गया। बंगाल के गवर्नर जनरल से भारत का गवर्नर जनरल बनाया गया। बंगाल के गवर्नर जनरल से भारत का गवर्नर जनरल बनाया गया। कैसे? लॉर्ड विलियम बेंटिक। आगे लाइन चले लो। भारत के पहले गवर्नर जनरल विलियम बेंटिक थे। तो कौन सा आ गया? कौन सा पूछ रहेगा?
बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल किस समय बनाया गया था? विलियम बेंटिक के समय। और पहले भारत के गवर्नर जनरल और बंगाल के पहले गवर्नर जनरल तो वॉरेन हेस्टिंग्स। इनको ध्यान रखना, अभी याद करने का ट्रिक नहीं है, मतलब लॉजिक है, इससे आपको याद रखना, ठीक है। लेकिन किरण याद होगा तभी याद कर पाएंगे आप। देखो सती प्रथा का अंत, सती प्रथा का अंत 1829 में, सती प्रथा का अंत 1829 में राजा राम मोहन राय के प्रयासों से। सती प्रथा का अंत 1829 में राजा राम मोहन राय के प्रयासों से। उसे पूछेगा सती प्रथा का अंत कब हुआ? 1829 में। किसने किया? तो राजा राम मोहन राय। अगर पूछेगा अंग्रेज उसमें कौन सा है, किस अंग्रेज के समय? तो विलियम बेंटिक। लोग कंफ्यूज है कि राजा राम ने किया कि इन्हें किया। कोशिश या सारा काम किया था राजा मोहन राय ने किया, लेकिन मोहर तो इनकी रहेगी, साइंस तो गवर्नर जनरल तो यही है। जब इन्होंने ये अधिनियम बना दिया तब जाके वो समाप्त हुई सती प्रथा। क्या थी सती प्रथा? अपने पति के साथ, जिस पति की मृत्यु हो जाएगी तो उसकी पत्नी को ऐसी चिता के साथ बिठा दिया जाता, जल्दी में चिता तो जाने सती प्रथा। ये समाप्त करने में किसका हाथ है? राजा राम मोहन राय और लॉर्ड विलियम बेंटिक। इन्होंने देखा तो खुद वास्तव में बड़ी हैरानी वाली बात थी, किसी जो मर गया तो बात नहीं, किसी व्यक्ति को जिंदा में बैठा देना। वो मतलब अपने पति का बहुत ख्याल रखती होगी। तो उन्हें ख्याल रखने को ना लगा परंपरा थी ना, जैसे ये कही थी कि इनके ख्याल तो वैसे करना, लेकिन राजा जो होते थे या कोई व्यक्ति तो युद्ध में जाता तो कभी भी मर सकता, कोई उनकी उसका कोई वो नहीं था। ये आज सही है तो कल भी सही रहेगी, कभी आक्रमण कर सकता था। तभी तो राजा वो ताकतवर थे उस समय कि कोई अगर उनसे थोड़ा सा ताकतवर राजा आया तो उसे मारा तो दूसरा खा सकते हो। तो ये नहीं था कि आप बैठे तो आप भी बैठे रह जाओगे या कुछ नियम बनेगा तो आप चेंज हो। कोई दूसरा अगर आपसे ताकतवर आया आपको मारा तो तुरंत से अपने आप आ जाओगे। कोई जरूरत नहीं किसी नियम या किसी कानून को, तभी तो बाद में संविधान बना है। लॉर्ड विलियम बेंटिक सती प्रथा का नेक्स्ट देखो, कंपनी के एकाधिकार को समाप्त कर दिया। कंपनी के, कौन सी कंपनी? ईस्ट इंडिया। एकाधिकार को समाप्त कर दिया गया। अब एकाधिकार तो ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1600 में हुई थी। तो अभी तक जितने भी भारत में अंग्रेज या ब्रिटेन से लोग आ रहे थे वो कंपनी के द्वारा आ रहे। ब्रिटेन से जितने भी लोग आएंगे व्यापार करने किसी ना कंपनी के द्वारा। ऐसा नहीं कि ब्रिटेन से कोई एक व्यक्ति निकला अब वो आके भारत में व्यापार करेगा, कंपनी जिसे भेजेगी बस वही व्यापार कर रहा था और कोई और कोई। लेकिन 1833 में इसे समाप्त कर दिया गया। कहा गया था कोई एक व्यक्ति भी जाए तो अपना व्यापार कर सकता है। कंपनी के जो अधिकार था एकाधिकार उसे समाप्त कर दिया। किस समय? विलियम बेंटिक के समय। नेक्स्ट देखो, इसी के समय अंग्रेजी शिक्षा की शुरुआत। किसने की थी? लॉर्ड मैकाले। लॉर्ड मैकाले किसने की है? जो आप अंग्रेजी से डरते हो वो शिक्षा भारत में कैसे शुरू हुई? लॉर्ड मैकाले कब हुई थी? 1835 में। इसने यहाँ मजाक बनाया था आपका लॉर्ड मैकाले ने। कहा था भारतीय साहित्य, ठीक है, हमारे यहाँ जो है एक अलमारी के में रखी बुक्स कहते हैं
लॉर्ड मेघालय का भारत का जो साहित्य है, हमने बुक्स लिखी हुई है, वो हमारे यहाँ जो साहित्य है या बुक्स है उसकी एक अलमारी के बराबर है, कुछ नहीं है यहाँ की शिक्षा में। वो वेद को पुराण पढ़ रहे थे लोग, उन्हें शिक्षा ले रहे थे, तो उसने इसकी तो मजाक बनाया और क्या अंग्रेजी शिक्षा की शुरुआत की कब? 1835। किसके समय में? लॉर्ड विलियम बेंटिक। पूछे किसके समय में हुई? लॉर्ड विलियम बेंटिक। किसने की है? लॉर्ड मेघालय। हाँ, एक आयोग बना था, उसका अध्यक्ष था अंग्रेज था। ये भी अंग्रेजी की मतलब शिक्षा शुरुआत की पहले कौन सी थी? पहले क्या था? हिंदी जो है हिंदी थी। जैसे गुरुकुल वगैरह में वेद पुराण जो है हिंदी शिक्षा दी जाती है, अंग्रेजी नहीं थी, संस्कृत की थी। अच्छा, ये लोग इन्हें क्यों शुरू करनी पड़ेगी? इन्हें विद्यालय बनाने पड़ गया। अब ये लोग बाहर से आ रहे हैं, यहाँ रह रहे हैं, तो इनके बच्चे भी तो पढ़ेंगे। पूरी की पूरी फैमिली रह रही थी इतने वर्षों से, तो ये भी तो अपने बच्चों को पढ़ाएंगे। तो इन्हें बहुत सारे स्कूल बनवाए, विश्वविद्यालय बनवाए। किसके लिए बनवाए? अपने लिए। बाद में भारतीय को बहुत फायदा हुआ। नालंदा विश्वविद्यालय तो पहले था, तो क्या है? और भारतीय को भी फायदा हुआ, शिक्षा मिली, अंग्रेजी शिक्षा भी सीखने को मिली। लॉर्ड एलन मरो, लॉर्ड एलन मरो। देखो जितना हिस्ट्री में याद करते हो उतना फायदा है, वरना पुराना याद रखे रहोगे तो और बढ़ता ही जाएगा। अब तो हाई स्कूल पहले वाले तब भी थे, तब उसके लिए याद कर लेते है ना। तुगलक वंश, खिलजी वंश, वो तब भी याद हो रहे थे, मुगल वंश और ये सब अशोक के बारे में, चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में। अब तो ये और कठिन आते जा रहा है, लोगों को ये जल्दी याद हो जाता है। और इससे ही ज्यादातर क्वेश्चन इसी पोर्शन से क्वेश्चन आते हैं। जैसे ये हो गया, या भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन। अगले लॉर्ड एलन मरो, लॉर्ड एलन मरो। इनसे एक ही क्वेश्चन है। 1843 में 1840 में दास प्रथा कानून, तो लोग दास हो रहे थे अपनी सेवा के लिए, उनकी जबरदस्ती काम करवाते थे, तो दास प्रथा कानून। जैसे देखेंगे आप भारतीय मूल के, जैसे अमेरिका वगैरह में होते हैं भारतीय मूल के, उस समय ब्रिटेन का पूरे विश्व पर अधिकार था, अमेरिका तक का अधिकार था ब्रिटेन का, उपनिवेश बना रखा था ब्रिटेन ने सबको, पूरे विश्व को। तो ये लोग क्या मजदूर टाइप के लोग थे, तो भारत से लोगों को ले जाते थे काम कराने के लिए, ब्रिटेन में, अमेरिका में और भी जगह जैसे काम करेंगे, खोजिया कहते थे, तो अपने से काम करने के लिए लोग लगाएंगे, तो यहाँ से भारत से ले जाते थे, यहाँ क्योंकि सस्ते मिल जाते थे लोग, मतलब कम पैसों में और अच्छा काम करने के लिए लोग मिल जाते थे। तो यहाँ से लोग भागा गया ब्रिटेन, अमेरिका, तो बहुत सारे हर देशों में आपको भारतीय मूल के लोग दिखाई पड़ेंगे। वो भारत के हैं लेकिन कहाँ लगे हैं करो, अमेरिका में, ब्रिटेन में। लेकिन लगता है कभी अब वही इसमें दक्षिण ही होगी। अब वो कहाँ रहे होंगे? अमेरिका में रहने लगे, ब्रिटेन में रहने लगे। नहीं उसमें वो होना जाता है, जबरदस्ती ले जाते हैं, क्योंकि उसमें गुलामी करने से यहाँ को काम करना था जबरदस्ती वाला, इसलिए उस समय इतना लोग बस। इससे एक होता है दास प्रथा कांड। आगे अवलाद डलहौजी, ये बहुत अच्छे हैं बेचारे, आपसे बेकार में यही थे, नाम तो नहीं लगा कि हमने काम भी देखे, काम अच्छे, कुछ चीजों में अच्छे भी थे, कुछ चीजों में इन्होंने आधुनिक भारत का जनक कहा गया है। आधुनिक भारत का जनक कहा गया।
व्यवसायिक और तकनीकी शिक्षा का जनक कहा गया है। व्यवसायिक और तकनीकी शिक्षा का जनक कहा गया है। व्यवसायिक और तकनीकी शिक्षा। रेलवे का जनक डलहौजी, वहाँ रेलवे में आ जा रहे हैं, इसकी दे रहे हैं डलहौजी की, वरना भारत में ट्रेन नहीं आती, रेलवे भारतीय नहीं पीछा पाती। इन लोगों ने भारतीयों के लिए बिछाई थी अपनी सुविधा के लिए। क्यों? यहाँ से माल ले जाना लाना आसान था, ट्रेन से सस्ता भी था और आसान था, इसलिए बनवाई थी। अभी का पहला पॉइंट, राज हड़प नीति शुरू की। सबसे बेकार काम है राज हड़प नीति शुरू। इसमें क्या कहा इसने? 1858 इसने कहा था जो जिस राज्य जिनका मतलब अपना रियल बेटा नहीं है, जो गोद ले रखा है, जैसे जैसे कोई राजा है, उसने खुद की संतान है, उन्होंने गोद ले लिया। जैसे रानी लक्ष्मीबाई का पुत्र नहीं था तो उसने कौन था? दत्तक पुत्र, दत्तक का मतलब गोद लिया हुआ। तो जिन लोगों ने गोद ले रखे बच्चे, तो उनके लिए सब क्या है अपने राज्य में मिला दिया या ब्रिटिश साम्राज्य में मिला दिया। तभी का राज हड़प नीति। जिन राजा के पास खुद का बेटा नहीं है, गोद ले रखे हैं, उन राज्यों को ब्रिटिश राज में अंग्रेजी शासन में मिला दिया। इसलिए डलहौजी। सबसे पहले किसे हड़पा था? सतारा, तो कहाँ है? महाराष्ट्र में। लेकिन राज हड़प नीति शुरू की कब? 1848 में। ये मतलब ये कौन था मतलब उस टाइम? गवर्नर जनरल भारत का अंग्रेजी गवर्नर जनरल था पूरे भारत का। और जितना अंग्रेजी शासन चल रहा है वहाँ पर उसका हेड कौन था? डलहौजी। ये मतलब राजाओं को भी हड़प कर सकता। हाँ, तभी तो पहले तो इन्होंने कहा था कि राजा को नहीं करेंगे, लेकिन इसने नीति बनाई कि जिनके पास ये राजा क्या कर रहे हैं, जिनका खुद का बेटा तो वो राजा बनना कोई बात नहीं, जिनका राजा नहीं है सोचते हमें मिल जाए कुछ, तो उन्होंने बच्चे गोद ले लिया। इस बात से इसने कहा कि जिन्हें गोद लिया है उन राज्यों को हम अपने ब्रिटिश साम्राज्य में मिला लेंगे, एक ही राज्य में। सबसे पहले ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है। सबसे पहले सतारा कहाँ है? महाराष्ट्र में। सबसे पहले से किसे हड़पा था? सतारा, महाराष्ट्र। कब? 1848 में। राज्य की तरह पहले ये थोड़ा ना महाराष्ट्र, गुजरात इस तरह नहीं थे, ऐसा बम्बई, सतारा, मैसूर, ये कर्नाटक वाले तो जो नवीन मतलब सतारा है, इसके मतलब जो होंगे राजा, तो उनका बेटा मतलब गोद दिया होगा, इसीलिए इसको सतारा। मैंने देखा था मतलब आपका बेटा नहीं है कोई भी, ये राज्य आगे तो जयपुर, जयपुर को इसमें हड़पा था। संभल, मध्य प्रदेश, जयपुर, संभल, झांसी। तभी तो 1857 क्रांति हो गई थी, रानी लक्ष्मीबाई लड़ी थी। झांसी को 1849, जो पूछा है मैं आपको बता दूंगी। झांसी को 1849 झांसी को 1853 में वो संभल, जयपुर और भी थे, उनका नहीं इनकी डेट मुझे भी बता दिया। इसी सतारा की बहुत पूछा गया। सतारा को 1848 में और झांसी को 1853। सतारा को 1848।
1856 में कुशासन के आधार पर हड़पा गया। कुशासन का मतलब क्या था? अवध को 1856 में कुशासन के आधार पर हड़पा गया था। कुशासन का मतलब इसलिए कह दिया था, अभी तक इसलिए क्या था कि जिनका पुत्र नहीं है तो उन राज्यों को हड़प रहे हैं। अवध के लिए क्या कह दिया कि वहां का जो राजा है वो सही से शासन नहीं कर रहा, कुशासन क्या सही से नहीं हो रहा, इसलिए हम उसको हड़प रहे हैं। तो ये पूछेगा अवध को किस आधार पर हड़पा था? कुशासन के आधार पर। कब? ये डेट भी पूछा जाए 1856 में। इसने भारत में पहली बार रेल या ट्रेन, भारत में पहली बार ट्रेन की शुरुआत 1853 में। ट्रेन की पहली बार शुरुआत हुई 16 अप्रैल 1853 में। इसने ट्रेन की भारत में पहली बार ट्रेन कब चली थी? 16 अप्रैल 1853 को चली। 16 अप्रैल 1853 को चली। कहाँ से कहाँ से? मुंबई से ठाणे। मुंबई से महाराष्ट्र में। ये दोनों कितने 34 किलोमीटर, मात्र कितने किलोमीटर? और ये मालगाड़ी थी। 16 अप्रैल 1853 को चलाई गई थी मुंबई से ठाणे, 34 किलोमीटर। साथ ही नहीं होता था इधर। देखो डलहौजी ने डिस्पैच नीति इसने वुड डिस्पैच नीति शुरू की। वुड डिस्पैच नीति 1854 में मिली। अभी इसे शिक्षा का मैग्ना कार्टा कहा गया है। इसे शिक्षा का मौलिक अधिकार को मैग्ना कार्टा कहते हैं, उनको कोई कहते हैं वो मौलिक अधिकार। इसे शिक्षा का है क्या मैग्ना कार्टा? जो वुड डिस्पैच नीति थी इसमें शिक्षा हो गई, हर तरह की शिक्षा की बात की गई थी। प्राथमिक, उच्च माध्यमिक और तकनीकी व्यवसाय हर तरह की शिक्षा ने शुरू करवाई थी। क्या होगा क्या? वुड डिस्पैच नीति। अच्छा मैग्ना कार्टा क्या है? मैग्ना कार्टा एक बार 1215 ईस्वी में ब्रिटेन के जो राजा हैं उनने मजदूरों के लिए कुछ अधिकार जारी किए थे। उस जो पत्र था इसमें लिखे थे अधिकार, उसमें मैग्ना कार्टा था। मुझे कहा गया था मैग्ना कार्टा। तो जहाँ पे अधिकार की बात आती है तो उसे क्या कहते हैं? मैग्ना कार्टा। जैसे संविधान में मैग्ना कार्टा किसे कहा गया? भाग 3 या फिर मूल अधिकारों को। इसलिए यहाँ पर शिक्षा में कुछ अधिकार दिए गए थे, जैसे शिक्षा का मैग्ना कार्टा कहा गया। जैसे वुड डिस्पैच नीति। डलहौजी ने तार व्यवस्था शुरू की। तार का मतलब पता है? ये हमारे तार नहीं जो पत्र जो जाते हैं, चिट्ठी,
देखो डलहौजी ने तार व्यवस्था शुरू की। तार व्यवस्था का मतलब क्या है? जो पत्र वगैरह थे जो चिट्ठी भेजते वो डलहौजी ने शुरू किया था। पोस्ट ऑफिस इसने अपनी राजधानी ग्रीष्मकालीन है ना, गर्मियों में ग्रीष्मकालीन राजधानी शिमला को बनाया। इसने ग्रीष्मकालीन राजधानी कितना है? शिमला। इसने कहा कि गर्मियों में तो कहाँ की राजधानी है? शिमला। आप देखेंगे हिमाचल प्रदेश में एक जगह है डलहौजी नाम की, इसके नाम से एक जगह ये फेमस है घूमने का टूरिस्ट। सीट में जो थी वही रही थी, बंगाल साइड में दिख गया था बंगाल। डलहौजी पूरा हो गया। डलहौजी से सबसे ज्यादा क्वेश्चन रेल व्यवस्था, राजनीति, सतारा, सहायक संधि पहले किसने अपनाई? तो हैदराबाद। सबसे पहला राज्य कौन सा है? सतारा। दो अलग अलग क्वेश्चन है इसलिए दोनों बता रहे। सहायक संधि किसने अपनाई थी? तो हैदराबाद। और सबसे पहला कौन सा राज्य हड़पा गया? तो सतारा। ये दोनों अलग अलग ध्यान रखो, वरना पहला राज्य बताया तो लोग खाली सतारा लगाते। सहायक संधि में पूछेगा तो हैदराबाद है, और राजनीति में पूछेगा तो सतारा। अब एक क्वेश्चन एक और लॉर्ड कैनिंग कौन है? लॉर्ड कैनिंग इसने इतना टॉर्चर कर दिया, गुस्सा कर दिया सबको, भारतीय राजाओं को डलहौजी ने, कि क्या हो गई 1857 क्रांति हो गई। इसने डलहौजी ने इतना परेशान कर दिया यहाँ के राजाओं को, अलग अलग नीतियां लाकर, कि क्या हो गया यहाँ के राजा लोग जो है नाराज हो गए। पहली गली जो है तीसरे नंबर चौथे नंबर पे, चौथे नंबर पे पेज ऊपर लॉर्ड कॉर्नवालिस कैनिंग लॉर्ड कैनिंग पहला ऐसा क्वेश्चन ऐसे जो और क्वेश्चन, लेकिन जो ज्यादा पूछा है वही बता रहे। गवर्नर बहुत सारे हैं, मुझे कुछ ज्यादा क्वेश्चन आते हैं। लॉर्ड कैनिंग भारत के गवर्नर जनरल से भारत का वायसराय बना दिया गया। भारत के गवर्नर जनरल से भारत का वायसराय बना दिया गया। तो पूछेगा भारत का पहला वायसराय कौन था? लॉर्ड कैनिंग। चैप्टर से मैं लिख लो, भारत का पहला वायसराय लॉर्ड कैनिंग था। अब क्या हुआ? इसके समय सारे काम, गलत काम कौन कर गया? डलहौजी। और क्रांति किसके समय हुई? लॉर्ड कैनिंग के समय हुई। 1857 की क्रांति लॉर्ड कैनिंग के समय हुई। देखो 1857 की क्रांति लॉर्ड कैनिंग के समय हुई। यूपी में हुई थी, जो यूपी में हुई थी। हाँ, यूपी में हुई थी, और भी जगह हुई थी। मेन यूपी था, झांसी था, मेरठ, सबसे पहले मेरठ से शुरू हुई। ये क्या थी? 1857 क्रांति। जो राज्य परेशान हो गए थे, इन्होंने क्या कर दिया?
क्रांति कर दी कि यहाँ से अंग्रेजों को हटाया जाए। जब झांसी को हटा दिया गया तो वहां से कौन लड़ी थी? रानी लक्ष्मीबाई लड़ी थी, हमें अपना शासन चाहिए है। तो ये कहते 1857 क्रांति। मेरठ से भी लोग लड़े थे, लखनऊ से कौन थी? बेगम हजरत महल। अरे इसमें लिखो लॉर्ड महल का पहला बादशाह था और 1857 की आगे देखो 1858 का 1858 का महारानी विक्टोरिया का 1858 का महारानी विक्टोरिया का घोषणा पत्र 1858 का महारानी विक्टोरिया का घोषणा पत्र लॉर्ड कैनिंग ने पढ़ा था। लॉर्ड कैनिंग ने पढ़ा था। इस घोषणा पत्र में क्या था? जैसे जब 1857 क्रांति हुई, ये खबर कहा था ब्रिटेन तक पहुंची। ब्रिटेन के राजा कौन थे? पॉम्पस्टन। और महारानी कौन थी? विक्टोरिया। जब कहा गया था कि भारत में मतलब इतनी बड़ी क्रांति हो गई, क्यों हो गई? तो कहा गया यहाँ के कंपनी के द्वारा जो लोग हैं गवर्नर जनरल, उनके कार्य थे उन्होंने सही नहीं किए या कुछ भी कारण नहीं, इसलिए वहां की जो महारानी थी उनने एक पत्र भेजा। किसके लिए? लॉर्ड कैनिंग के लिए। कहा गया कि राज हड़प नीति समाप्त करो, जो शुरू की गई है, ठीक है, और जो गवर्नर जनरल है उसका पद क्या? वायसराय का पद कर दिया जाए। अच्छा, गवर्नर जनरल और वायसराय में क्या है? उन्होंने सिर्फ पद का नाम बदल दिया था, वायसराय कर दिया। वायसराय का उसमें लिखा था कि जो वायसराय होगा वो क्या करेगा? भारत के जो राज्य हैं या जो राजा हैं उनकी नीति में हस्तक्षेप नहीं करेगा। आप अपना शासन करने जो कर रहे हैं काम, लेकिन जो वहां के राजा हैं उनकी नीति में आपको हस्तक्षेप कर रहे हैं, या वहां का कोई उनका पुत्र नहीं है तो आपको हड़पने की कोई जरूरत नहीं है। जो हिंदू लोग थे या उनके धर्म में उन्होंने क्या है? हस्तक्षेप करना शुरू कर दिया। जैसे वो बालियां पहनते थे उन पर रोक, बलि जो चढ़ाते थे उन पर रोक लगा दी गई, तिलक लगा देते उसमें भी रोक। इस तरह जो रोक टोक हो रही थी या सती प्रथा का धीरे धीरे ये सबको क्या उन्होंने कहा हमारे जो क्या है हिंदू धर्म में या किसी धर्म में ये लोग क्या कर रहे हैं? हस्तक्षेप कर रहे हैं। इस कारण क्या क्रांति। इसमें लिख लो घोषणा पत्र जो था ना, राज हड़प नीति समाप्त की गई। क्या किया गया? राज हड़प नीति समाप्त की गई। उस पत्र में क्या लिखा था कि राज हड़प नीति समाप्त की। शुरू किसने किया? डलहौजी ने। और समाप्त किस समय हुई? तो कैनिंग के समय। ये ध्यान रखना कहीं भूल गए आप तो। राज हड़प नीति डलहौजी, राज हड़प नीति डलहौजी करके जाओ। अब बदले उसे कहिए समाप्त कब हुई? तभी आप डलहौजी लगाए। तो क्या बात? कैनिंग। कंपनी के शासन को समाप्त कर, कंपनी के शासन को समाप्त कर क्राउन का शासन आ गया। क्राउन का शासन या फिर ताज का शासन। अब क्राउन का जगह कंपनी काम नहीं करेगी, कंपनी जा रही है। अब सीधे जो कार्य होगा उसके संसद के द्वारा, ब्रिटेन की जो संसद है उसके द्वारा सारे काम होंगे। अब इसमें क्या है? कंपनी का कोई नहीं आएगा, क्योंकि यहाँ पे जो गवर्नर जनरल गए हैं वो बहुत है कार्य को सही ना करके तो क्राउन का शासन। उन्होंने मतलब इन्हीं के लिए पत्र भेजा था। भारतीय गवर्नर जनरल कौन है? लॉर्ड कैनिंग। इनको पत्र भेजा गया था कि वहाँ की जो नीति है और सही करो, जो राज हड़प नीति है। फिर आप पूछा गया कि 1857 क्रांति क्यों? उसने कारण बताया कि उन कारणों को समाप्त किया गया। ये पत्र था। इसलिए कंपनी के शासन को समाप्त किया। महारानी विक्टोरिया थी
विधवा पुनर्विवाह होगा ना? हाँ कुछ भी नहीं, विधवा पुनर्विवाह। अरे कुछ विधवा पुनर्विवाह, क्या लिखना है? विधवा पुनर्विवाह अधिनियम। कब? 1856 विधवा पुनर्विवाह अधिनियम आया। कब? 1856 में ईश्वर चंद्र विद्यासागर के द्वारा, ईश्वर चंद्र विद्यासागर के द्वारा, ईश्वर चंद्र विद्यासागर। अच्छा देखो, अब खुद देखें, जब सती प्रथा समाप्त कर दी गई, पहले तो क्या हुआ, जिसका पति मर गया तो उसे भी मरना है, चिता में बैठना। अब सती प्रथा को अंत कर दिया तो जिनका पति मतलब डेथ हो गई तो वो विधवा की तरह जीवन काटेगी, उसका जीवन तो और कठिन हो गया। मर गई तो एक घंटे का दुख है, और पूरी लाइफ अगर आपको रहना पड़ जाए जिंदा, और तो इतनी परंपराओं के साथ कि आप कुछ नहीं कर सकते, वो भी तो मरने के समान हो गया। मतलब इतना टॉर्चर करते थे लोग कि विधवा हो गई तो उसे कुछ नहीं करने दिया जाता था। आज अभी तो आप मूवी वगैरह में इतना उसमें दिखाते, तो पहले नहीं ऐसा था। उसे टकला करके छोड़ दिया। हाँ, जो विधवा हो गई उन्हें बाल कटवा दिए, उन्हें कहीं किसी समारोह में नहीं जा सकते, वो कहीं फैशन से तैयार नहीं होकर सब पैसा आएगा, हाँ सब कुछ समाप्त कर दिया। तो उसके जीवन कैसा हो गया, एक मरे हुए इंसान की तरह हो गया। इससे बढ़िया सती प्रथा नहीं थी। तो ईश्वर चंद्र जो विद्यासागर ये लगा कि इनका विवाह दोबारा से होना चाहिए। तो जो कौन सा अधिनियम लेके आए थे, विधवा पुनर्विवाह अधिनियम कब आया था? 1856 में। ठीक है, इसे किसने शुरू करवाया था? लॉर्ड कैनिंग। ये बाद में विधवा की उनका भी विवाह हो जाएगा। ये अभी भी काफी लोग लेकर मतलब ये आए थे, हाँ शुरू उनने करवाया। मतलब भारतीय कोई करेगा तभी तो शुरू होगा। उन्होंने कौन सी और लोगों ने भी मेन लिए थे, और मोर पे लोगों के लगते थे तभी अधिनियम बनते थे। ठीक है, कैनिंग के बारे में क्या होगा? पहले वायसराय थे, ठीक है, भारत के पहले वायसराय थे। राजधनक नीति समाप्त की। विक्टोरिया का घोषणापत्र किसने पढ़ा है? कैनिंग ने पढ़ा है। कंपनी के शासन को समाप्त कर दिया गया और क्राउन का शासन शुरू हो गया। और क्या होता था इसमें? विधवा पुनर्विवाह अधिनियम कैनिंग के समय पारित। ये वैसे डबल क्वेश्चन है, किसके समय आया था? तो डलहौजी के समय ये इन्होंने प्रस्ताव दिया था। इन्होंने जब कहा था कि ये विधवा पुनर्विवाह अधिनियम आना चाहिए, तो उस समय कौन थे? डलहौजी। तो डलहौजी का काल समाप्त हो गया, तो पारित किस समय हो? तो कैनिंग। तो मेन कैनिंग ही माने जाते हैं। किसके समय आया था? तो कैनिंग के समय। बाकी जो अगले आगे गवर्नर है वो सब कल पढ़ाऊंगा, मैं थोड़ा सा सुन लूँ, वरना लिखते लिखते भी आप सब बोर हो जाते हैं, एक चीज पढ़ते पढ़ते सुनना भी नहीं। आज ये दिखाए सब याद है सुने, अभी बहुत सारी डेटे इतनी आपने प्राचीन इतिहास मध्यकालीन भारत के इतिहास में आपने सने याद नहीं की होगी, जितनी आप याद करनी इसमें सिर्फ सने, हर बात में सन आई, जितनी मैंने इतनी पूरी उसमें दिखाई, इतनी इसमें सन लिखा दी मैंने। और अभी जितने भी आंदोलन चले उसमें भी हर बात में आपको पता होना चाहिए कि कौन से काल या कौन सी घटना किस समय हुई, यही आपको नहीं याद करना है। एक मिनट काम करने की तरह मध्यकालीन भारत वाला लेके आपको मध्यकालीन भारत वाला है वहाँ मैं करो तो हम बता रहे
कौन जीतेगा? गौरी। तो दिल्ली सल्तनत के बस बताओ, आप बताइए पांचों। पहले तो गुलाम लोधी वंश। तो ये पहली गलत है कि मैं नहीं बता पाऊँ। और ये बात अपने आप बता दो। इधर नीला बाबा ना गुलामों का गुलाम, गुलामों का गुलाम। इल्तुतमिश गुलामों का गुलाम किसने कहा गया है? कुतुबुद्दीन ऐबक का गुलाम था। कुतुबुद्दीन ऐबक का गुलाम था। सबसे पहले दिल्ली को राजधानी किसने बनाया? किसने बनाया? इल्तुतमिश। दिल्ली को पहली राजधानी किसने बनाया था? इल्तुतमिश ने बनाया था। पहली मस्जिद भारत में किसने बनवाई? कुतुबुद्दीन ऐबक। पहली मस्जिद कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनवाई है। कौन सी? कुब्बत उल इस्लाम मस्जिद। कहाँ बनी हुई है? दिल्ली में। मोती मस्जिद किसने बनवाई थी? वो तो मोती मस्जिद वो आगरा में शाहजहां ने बनवाई है, एक और दिल्ली में थी वो औरंगजेब ने बनवाई। बाबरी मस्जिद तो बाबर ने बनवाई। याद रखिए, स्थापत्य भी भूलते जा रहे हैं लोग, और बहुत कुछ खराब पढ़ाया है। मुझे अभी इसी से डर लग रहा है पढ़ाना। किसकी मृत्यु घोड़े से लेकर हो गई? कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐबक। इल्तुतमिश ने जो सिक्के चलाए थे कौन कौन से? चांदी का टक्का, तांबे का जीतल। किसने चलाई थी? इल्तुतमिश ने। अमीर खुसरो किसके दरबारी थे? अमीर खुसरो खिलजी वंश में। अरे अलाउद्दीन खिलजी के समय। अमीर खुसरो अलाउद्दीन खिलजी के समय थे। अमीर खुसरो अलाउद्दीन खिलजी के समय में थे। अमीर खुसरो के बारे में बताया। जन्म कहाँ हुआ इनका? अमीर खुसरो का। अरे एटा कारगंज कितनी बार बताया? अमीर खुसरो का जन्म एटा कारगंज। इन्हें तोताए हिंद कहा गया है। खड़ी बोली के जनक। पद्मावत की रचना की। वो मलिक मोहम्मद जायसी है। अमीर खुसरो का जन्म एटा कारगंज। इनके गुरु हैं निजामुद्दीन औलिया। खड़ी बोली के जनक अमीर खुसरो। तबला के जनक अमीर खुसरो। सितार के जनक तब भी अमीर। कव्वाली के जनक अमीर खुसरो। अमीर खुसरो। इनकी ये कहाँ थे? इन्हें 8 शासकों का वो देखा है काल। 8 शासक। और किसके दरबार में पूछा तो अमीर खुसरो के दरबार में। अपने गुरु की मृत्यु हुई थी अमीर निजामुद्दीन औलिया, उन्हीं के साथ उनकी मृत्यु हुई। पद्मावत की रचना आप बताना। तो बताया मलिक मोहम्मद जायसी। पद्मावत की रचना मलिक मोहम्मद जायसी। सैनिकों को नगद वेतन किसने दिया था? अरे अभी तो बताया अलाउद्दीन खिलजी। नगद वेतन दिया, उनका हुलिया तैयार किया, ड्रेस। उनके लिए घोड़े दागने की प्रथा, बाजार व्यवस्था किसने शुरू की? अलाउद्दीन खिलजी ने शुरू की। पद्मावती कहाँ की रानी थी? ऑप्शन दे चित्तौड़ की रानी। चित्तौड़ के राजा रतन सिंह। उनकी पत्नी कौन थी? पद्मावती। दीवाने कोही की स्थापना दो दीवाने कोही विभाग की स्थापना किसने की? जब वो क्वेश्चन लिखा थी वो तुम लोग पढ़ते थे? पढ़ते हैं, हम भूल जाते हैं। अरे दोबारा हम लोग बता दें।
आगे तक बढ़ गई हो तो कौन सा शासक है? मैम हमें पर ऑप्शन दीजिए फिर भी मोहम्मद बिन तुगलक। जो मैं आपको 15-20 कभी 10 क्वेश्चन लिखा दी तो दोबारा रिवीजन कर लिया करो। वो लिखा दी तो इसलिए कि जैसे अभी कहा कि पद्मावत की रचना किसकी है, तो एक बार नहीं है दोबारा मैंने तो याद होगी ना। मलिक मोहम्मद जैसे दीवाने कोई क्या है, कृषि विभाग है। किसने रचना, किसने स्थापना की है? मोहम्मद बिन तुगलक। देखिए विजयनगर साम्राज्य की राजधानी हम्पी। किस नदी पर है? किस नदी पर है हम्पी? तुंगभद्रा नदी पर है हम्पी। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसने की? हरिहर और गुप्ता ने की। किस शासक के समय की? उसमें दिल्ली का शासक कौन था विजयनगर साम्राज्य? मोहम्मद बिन तुगलक। पर तुक्का लगा लेकर मोहम्मद बिन तुगलक के पास ही है विजयनगर साम्राज्य। जौनपुर की स्थापना किसने की? अब मोहम्मद बिन तुगलक के बाद कौन सा शासक है? नहीं मोहम्मद बिन तुगलक नहीं। मोहम्मद बिन तुगलक के बाद कौन सा तुगलक शासक है? खिलजी नहीं मोहम्मद फिरोज शाह तुगलक। कितना हिंट दिया तब जाकर बता पाए। जौनपुर की स्थापना फिरोज शाह तुगलक ने की। किसकी? मोहम्मद बिन तुगलक ने चौना था किया। जौनपुर किस नदी पर है? अभी तो बताया अभी रविंद्र तो है था। इधर कौन सा उद्गम किस नदी का? गोमती। किस नदी का उद्गम है? गोमती। गोमती नदी पर कौन सा है? जौनपुर और सुल्तानपुर और लखनऊ किस पर है? गोमती नदी पर है। इससे मेहनत से तुमको पढ़ाते आगरा की स्थापना किसने की? किसने बताया आगरा? सबसे अंतिम वंश कौन सा था? किसका था? लोधी। उसका शासक कौन सा? वो संस्थापक है। आगे दूसरा शासक सिकंदर लोधी। बताइए 3 साल बताया। एक संस्थापक है गहलोत लोधी। एक और है सिकंदर लोधी जिसने आगरा की स्थापना की और राजधानी भी किसने बनाया? आगरा को बनाया। अंतिम शासक इब्राहिम लोधी जिसने क्या की? पानीपत का युद्ध हुआ उसके इतने से तो बहुत सारे इसमें भाई जो मुगल वंश के शासक हैं। जहांगीर के बाद कौन शासक आया? जहांगीर के बाद शाहजहां। सही था बच्चे। बाबर ने कलंदर की उपाधि किस युद्ध के बाद धारण की? बाबर ने कलंदर की उपाधि किस युद्ध के बाद धारण की? पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था? 1526। दूसरा युद्ध कौन सा लड़ा था बाबर ने? खानवा का युद्ध कब हुआ था? 1527। गाजी की उपाधि धारण की याद है? बाबर नामा के बाबरी किस भाषा में लिखी है? बाबर नामा किसने? बाबर ने लिखी है। या तो जुग के बाबरी किस भाषा में लिखी है? उसकी भाषा पूछी आती है। मैंने कहा मुगल जो सल्तनत था या काल था उनकी भाषा फारसी थी, लेकिन उसने दूसरी भाषा को तुर्की अपनाई थी। उसकी भाषा पूछी जाती कौन थी? तुर्की। बाबर नामा के लेखक कौन थे? अरे बाबर बाबर नामा के लेखक बाबर उसने खुद की आप पता लेकिन बाबर का मकबरा कहाँ? अजमेर। काबुल। कहाँ से? अफगान से आया था। ठीक है, वो अफगान से आया था और उसने क्या था? उसने जो बाबर नामा था उसमें उसने अपनी इच्छा लिखी थी कि मैं अगर मरूं तो मुझे कहा काबुल में दफनाया जाए। उसे पहले आगरा के आराम बाग में दफनाया गया था। फिर अकबर के समय में जब उनकी आत्मकथा पढ़ी गई थी तो उसमें लिखा था कि मेरी इच्छा है कि मुझे काबुल में, तो उनकी जो अस्थियां वगैरह निकाल कर फिर काबुल में दफनाई। जो बचा होगा उसे अकबर का समय आ गया हुमायूं का, तो
क्योंकि पानीपत का जो थी उसका 1556 में हुआ, तभी राजअभिषेक हुआ था अकबर का उसी समय 1556 में 13 वर्ष की आयु में शासन हुआ। 1576 में से क्या हुआ है, हल्दी घाटी है। महाराणा प्रताप और अकबर का जो सेनापति कौन था, मान सिंह। बीरबल का जन्म कहाँ हुआ? ऑप्शन आप दे दो, याद करते हो? कितने पढ़े? पंजाब में हाँ, जन्म कहाँ हुआ बीरबल का? यूपी में हुआ है। कहाँ पर? कालपी, जालौन में एक जगह है कालपी, वहाँ पर बीरबल का जन्म हुआ है। जालौन में जिला है, वहाँ पर एक जगह है कालपी। बीरबल के बचपन का नाम ये अकबर के दरबार था। झांसी तो जालौन। हाँ, झांसी के पास में है जालौन। अगले क्वेश्चन क्या पूछा? हाँ, बीरबल के बचपन का नाम। हमें पता नहीं, हम लोग बैठे रहते हैं। नहीं मैं हम आए देखे महेश दास। एक इनके दरबारी थे तानसेन। कहां से हाँ, इनके तानसेन के बारे में कौन सा नाम याद लेना? तानसेन। कौन थे? अकबर के दरबारी थे, संगीतक थे। इनके गुरु हरिदास। इनके बचपन का नाम है रामतनु पांडे। ग्वालियर में इनका जन्म हुआ था। तुम ये ग्वालियर कहाँ पड़ता है? मध्य प्रदेश। और किसके? इनके गुरु हरिदास उसके समय अकबर के समय में थे। कल ये पूरा मध्यकालीन भारत अगर याद नहीं हुआ सबको यहाँ पे इलाही संबंध वो इलाही धर्म कब शुरू किया गया? 3 इलाही धर्म कब शुरू किया गया? अकबर के टाइम। हाँ, कब हो? ये पूछते हैं अकबर को पूछिए। 1582। आपसे जो पढ़ी हिंदी हमने 10 बार पढ़ा है, रोज रिवीजन करा दूँ। कहाँ चले जाते हैं? कहाँ गायब हो जाती क्या? जो बॉटल होती है उसमें नीचे से 6 लोग ऊपर से डालते रहो, वो नीचे सब निकलते ही जाते हैं। सॉरी, इंसान से भरते हैं, इंसान से निकल जाते